आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वे हमें झारखंड की हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था की दुनिया में ले जाते हैं। जी। और ये कोई साधारण सा प्रशासनिक ढांचा नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं एक पूरी जीवन पद्धति है जो सदियों से चली आ रही है। बिल्कुल। और देखिए, इस विश्लेषण का मिशन सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की आत्मा को समझना है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सदियों पुरानी ये व्यवस्था आज 21वीं सदी में कैसे जीवित है और काम कर रही है। कैसे मुंडा, मानकी और पीड़ जैसे पद सिर्फ प्रशासनिक भूमिकाएं नहीं हैं, बल्कि सामाजिक ताने बाने की बुनियाद है। हाँ, और हाँ, जो लोग जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जनजातीय स्वशासन आधुनिक पंचायती राज से मतलब मौलिक रूप से कैसे अलग है। तो चलिए इस व्यवस्था की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई से शुरू करते हैं, गांव। स्रोतों में मुंडा का जिक्र बार बार आता है। आखिर ये मुंडा है कौन और गांव में इनकी हैसियत क्या है? तो देखिए, मुंडा गांव का कर्ता धर्ता होता है, एक तरह से सब कुछ। वो गांव का प्रशासनिक, न्यायिक और यहाँ तक कि लगान वसूलने वाला प्रमुख भी है। सब कुछ एक ही व्यक्ति? हाँ, एक स्रोत तो ये भी कहता है कि मुंडा का अपना एक अलिखित संविधान होता है जिसके तहत वो गांव चलाता है। मतलब वो सिर्फ एक मुखिया नहीं है, बल्कि गांव की कार्यपालिका और न्यायपालिका का भी प्रधान है। अरे वाह, मतलब गांव का कलेक्टर, जज और पुलिस कप्तान सब एक ही व्यक्ति है मुंडा। हाँ, आप कह सकते हैं। आज के जमाने में तो हम शक्तियों के बंटवारे की बात करते हैं और यहाँ सब कुछ एक ही जगह केंद्रित है। ये तो बहुत शक्तिशाली पद हुआ। हाँ, शक्तिशाली तो है, लेकिन निरंकुश नहीं। उसकी शक्ति समुदाय की सहमति से आती है। उसका एक सहायक भी होता है जिसे डाकुआ कहते हैं। डाकुआ? जी। डाकुआ का काम है मुंडा के निर्देशों और फैसलों को गांव के हर घर तक पहुंचाना और बैठकों के लिए लोगों को इकट्ठा करना। वो एक तरह से मुंडा का सचिव और संदेशवाहक है। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आ रही है। मुंडा के अधिकार क्या-क्या हैं? जैसे क्या वो किसी को जमीन दे सकता है? हाँ, उसके अधिकार काफी फैले हुए हैं। वो गांव की परती भूमि यानी जो बंजर जमीन है उसे किसी भूमिहीन व्यक्ति को खेती के लिए दे सकता है। अच्छा। इसे बंदोबस्त करना कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चेक एंड बैलेंस है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। मुंडा को जमीन देने का अधिकार है, पर उस पर लगान कितना होगा ये तय करने का अधिकार नहीं है। शक्ति का ये बंटवारा क्यों? इसके पीछे क्या सोच रही होगी? बहुत अच्छा सवाल है। यही इस व्यवस्था की खूबसूरती है। ये सुनिश्चित करता है कि शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित न हो जाए। अच्छा। मुंडा को जमीन देने का अधिकार है, लेकिन लगान तय करने का अधिकार वो व्यवस्था के अगले स्तर पर बैठे अधिकारी के पास है। हालांकि गांव से वसूले गए कुल राजस्व पर मुंडा को 16% कमीशन मिलता है। 16%? हाँ, जिसे स्थानीय भाषा में नाला कहा जाता है। जाहिर है ये उसके काम के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। तो लगान वसूली और जमीन आवंटन के अलावा गांव में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उसी की है? बिल्कुल। वो अपने गांव का पुलिस अधिकारी भी होता है। छोटे मोटे झगड़े, चोरी चकारी, इन सब मामलों को देखना और गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखना पूरी तरह से उसी की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो गांव का मामला मुंडा सुलझा लेगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मान लीजिए दो गांव के बीच नदी के पानी को लेकर या जंगल की सीमा को लेकर झगड़ा हो गया, तब क्या होगा? सही सवाल। जाहिर है दोनों गांव के मुंडा तो अपने अपने गांव का पक्ष लेंगे। क्या इनसे ऊपर भी कोई है जो निष्पक्ष फैसला कर सके? यहीं पर मानकी की भूमिका आती है। कई गांव, आमतौर पर 5 से 10 या कभी-कभी 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक क्षेत्रीय इकाई बनती है। ओके। जिसे पीड़ या परहा कहते हैं। इस पीड़ का जो प्रधान होता है उसे मानकी कहा जाता है। अच्छा, तो ये है व्यवस्था का अगला स्तर। जी। मुंडा गांव का राजा है तो मानकी कई राजाओं का महाराजा। तो जाहिर है कि मानकी के अधिकार मुंडा से कहीं ज्यादा होंगे। वो क्या-क्या कर सकता है? निश्चित रूप से। मानकी अपने पूरे पीड़ का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। उसका मुख्य काम अपने क्षेत्र के सभी मुंडाओं से लगान वसूलना है। और वसूले गए कुल राजस्व में से उसे 10% कमीशन मिलता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है। मुंडा को 16% और मानकी को 10%। प्रतिशत में तो मुंडा का हिस्सा ज्यादा लगता है। हाँ, लेकिन इसे ऐसे समझिए, मुंडा को एक गांव से 16% मिलता है। ठीक है। जबकि मानकी को 15-20 गांवों से आए कुल राजस्व का 10% मिलता है।
जो अंत में एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि व्यवस्था में शक्ति और जिम्मेदारी का संतुलन कैसे बनाया गया था। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वो ये कि मानकी गांव के बीच के विवादों का निपटारा करता है। चाहे वो सीमा विवाद हो, पानी का झगड़ा हो या कोई और मामला, अंतिम निर्णय मानकी का ही होता है। और लगान तय करने का अधिकार, जिसका जिक्र आपने पहले किया था कि वो मुंडा के पास नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा, वो अधिकार मानकी के पास है। जब मुंडा कोई नई जमीन किसी को देता है तो उस पर कितना लगान लगेगा ये मानकी ही तय करता है। तो वित्तीय मामलों में भी मानकी ही ऊपर है। हाँ, और जैसे मुंडा का सहायक डाकुआ है, वैसे ही मानकी का भी एक सहायक होता है जिसे तहसीलदार कहते हैं, जो राजस्व के हिसाब किताब में उसकी मदद करता है। ये पूरी न्याय व्यवस्था काम कैसे करती है? क्या आधुनिक अदालतों की तरह सुनवाई, वकील और दलीलें होती हैं? नहीं, यहाँ प्रक्रिया बहुत अलग और ज्यादा सामाजिक है। इसमें सामूहिक सहमति मतलब कंसेंसस का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा। जब कोई विवाद होता है तो गांव की सभा बुलाई जाती है। यह सभा अखड़ा में होती है। अखड़ा, ये तो गांव के बीच का खुला मैदान होता है ना? जी, जहां नाच गाना और दूसरे सामाजिक आयोजन भी होते हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि गांव की आत्मा है। और वहाँ फैसला कैसे होता है? क्या वोटिंग होती है? नहीं, वोटिंग नहीं। अखड़ा में दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। गांव के बड़े बुजुर्ग, जिन्हें पंच कहते हैं, गवाहों से सवाल जवाब करते हैं। इसके बाद सब मिलकर एक राय बनाते हैं। लक्ष्य किसी को हराना जिताना नहीं होता। लक्ष्य होता है एक ऐसा समाधान खोजना जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो और गांव में शांति बनी रहे। और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो दंड कैसा होता है? स्रोतों में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि इसका उद्देश्य बदला लेना नहीं है। यही इस न्याय प्रणाली का सार है। दंड का उद्देश्य प्रतिशोध यानी रिवेंज नहीं बल्कि सुधार, रिफॉर्म होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये सुनिश्चित करना होता है कि दोषी को अपनी गलती का एहसास हो और वो फिर से समाज का एक उपयोगी हिस्सा बन सके। इसीलिए सजा अक्सर आर्थिक या सामाजिक होती थी, जैसे जुर्माना लगा देना या पूरे गांव को दावत देने के लिए कहना, या फिर समाज से हुक्का पानी बंद करना। हाँ, जो एक बहुत बड़ी सामाजिक सजा मानी जाती है। ये तो बहुत ही प्रगतिशील सोच है। लेकिन क्या कोई ऐसा मामला है जिसे इस व्यवस्था के तहत नहीं सुलझाया जा सकता? हाँ, हत्या जैसे गंभीर अपराधों को इस प्रणाली के दायरे से बाहर रखा जाता था। अच्छा। ऐसे मामलों को बड़े स्तर पर भेजा जाता था। लेकिन जमीन, जायदाद, शादी ब्याह, आपसी मारपीट, मतलब 99% मामले इसी प्रणाली के तहत सुलझाए जाते थे। और इसका भी एक तरीका होगा। हाँ, पहले मामला मुंडा के पास जाता है और अगर वहां समाधान नहीं होता तो उसे मानकी के पास ले जाया जाता है। तो यहाँ एक साफ सुथरी हायरार्की है जिससे सिस्टम में गड़बड़ी नहीं होती। ये सब सुनकर लगता है कि ये एक बहुत ही सुविकसित और आत्मनिर्भर प्रणाली थी। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आज भी मौजूद कैसे है? अंग्रेजों के आने और फिर आधुनिक भारतीय कानून लागू होने के बाद भी ये बची कैसे रह गई? ये इस व्यवस्था का सबसे अनूठा और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पहलू है। जब अंग्रेज इस क्षेत्र में आए तो उनका सामना हो समुदाय के जबरदस्त विरोध से हुआ। 1831-33 में हुए कोल विद्रोह ने अंग्रेजों की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। उन्हें यह समझ में आ गया था कि इस स्वाभिमानी समुदाय पर अपने कानून और अपनी व्यवस्था थोपना लगभग नामुमकिन है। तो उन्होंने हार मान ली या कोई बीच का रास्ता निकाला? उन्होंने एक बहुत ही व्यावहारिक कदम उठाया। उन्होंने हो जनजाति की पारंपरिक स्वशासन प्रणाली को ही मान्यता दे दी। अच्छा। 1837 में थॉमस विल्किंसन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने कुछ नियम बनाए जिन्हें आज भी विल्किंसन रूल के नाम से जाना जाता है। ये विल्किंसन रूल सुनने में तो बड़ा क्रांतिकारी लगता है। क्या इसके तहत कुछ खास नियम थे जिसने इस व्यवस्था को इतनी मजबूती दी? बिल्कुल। विल्किंसन ने साफ तौर पर कहा कि कोल्हान क्षेत्र में मुंडा और मानकी ही दीवानी मतलब सिविल मामलों में जज होंगे। ओके। उन्होंने ये भी तय किया कि हत्या, डकैती और विद्रोह जैसे बड़े अपराधों को छोड़कर बाकी सभी मामलों का निपटारा इसी पारंपरिक व्यवस्था के तहत होगा। वाओ। उन्होंने लगान की दरें भी तय कर दी और पूरे कोल्हान क्षेत्र को एक गवर्नमेंट एस्टेट बना दिया। असल में उन्होंने अंग्रेजी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को इस पे थोपने के बजाय उसे ही आधिकारिक बना दिया। इसी एक ऐतिहासिक निर्णय की वजह से यह व्यवस्था आज भी जिंदा है। ये तो सचमुच असाधारण है। मतलब अंग्रेजों ने इसे खत्म करने के बजाय इसे कानूनी जामा पहना दिया। और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है? क्या भारतीय संविधान में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान है? हाँ, बिल्कुल हैं। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल
जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का विशेष प्रावधान करती है। अच्छा। इसी के तहत इन पारंपरिक स्वशासन व्यवस्थाओं को संरक्षण मिलता है। आज भी कोल्हान क्षेत्र में मुंडा मानकी व्यवस्था आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के समानांतर काम करती है। लेकिन क्या इससे टकराव की स्थिति नहीं बनती? मान लीजिए किसी मामले में पंचायत का फैसला कुछ और हो और मानकी का कुछ और, तब क्या होगा? ये एक वाजिब सवाल है। व्यवहार में लोग अपने मामलों की प्रकृति के हिसाब से चुनाव करते हैं। मतलब छोटे मोटे जमीनी विवाद या सामाजिक झगड़ों के लिए लोग आज भी सरकारी अदालतों या पुलिस के पास जाने के बजाय अपने मुंडा या मानकी के पास जाना पसंद करते हैं। और इसकी वजह क्या है? वजह साफ है, वहां फैसला जल्दी, बिना खर्च के और अपनी सामाजिक मान्यताओं के अनुसार हो जाता है। बड़े आपराधिक मामलों या सरकारी योजनाओं से जुड़े मुद्दों के लिए वे आधुनिक व्यवस्था का दरवाजा खटखटाते हैं। तो ये टकराव से ज्यादा सह अस्तित्व का मामला है। लेकिन एक सवाल और है, ये पद वंशानुगत होते हैं, यानी पिता के बाद बेटा मुंडा या मानकी बनता है। क्या ये आज के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? सैद्धांतिक रूप से ये वंशानुगत है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। अच्छा, कैसे? अगर कोई मुंडा या मानकी काबिल नहीं है, भ्रष्ट है या समुदाय का विश्वास खो देता है, तो गांव वाले मिलकर उसे हटा सकते हैं और किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को चुन सकते हैं। ओह, तो ऐसा भी हो सकता है? हाँ, उसकी वैधता समुदाय की स्वीकृति पर निर्भर करती है, जन्म के अधिकार पर नहीं। यही इसका सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस है। ये वंशानुगत होते हुए भी लोकतांत्रिक भावना से चलता है। तो आज हमने हो जनजाति की एक अद्भुत और बेहद विकसित शासन प्रणाली को समझा। ये सिर्फ नियमों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो समुदाय, आम सहमति और सुधारात्मक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। जी। हमने देखा कि कैसे ग्राम स्तर पर मुंडा और क्षेत्रीय स्तर पर मानकी एक विकेंद्रीकृत लेकिन मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यवस्था ने न सिर्फ अपना ऐतिहासिक अस्तित्व बचाया, बल्कि आज भी ये प्रासंगिक है। ये हमें सिखाती है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक शासन प्रणालियां एक साथ मिलकर काम कर सकती हैं। ये टॉप डाउन नहीं, बल्कि बॉटम अप गवर्नेंस का एक जीता जागता मॉडल है। बिल्कुल। और ये हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। आज के केंद्रीकृत शासन के युग में, जहां फैसले अक्सर दूर राजधानियों में लिए जाते हैं, हो जनजाति की इस समुदाय आधारित और सुलभ न्याय प्रणाली से क्या सबक सीखे जा सकते हैं?